नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के अध्याय। बच्चों, हमने अंतिम अध्याय यानी अध्याय संख्या 5 को शुरू कर लिया था, जिसका कि नाम है उपभोक्ता अधिकार। अब तक इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट किया, जहां हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि उपभोक्ता की बाजार में स्थिति क्या है, यानी कि बाजार में कैसे उसका शोषण किया जाता है, कैसे वो खुद को असहाय महसूस करता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने भाग संख्या 1 में जानने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब उपभोक्ता का शोषण होता है तो उसको कैसे बचाने के लिए जो उपभोक्ता आंदोलन किए गए उनके बारे में हमने भाग संख्या 2 में अध्ययन किया, जहां हमने ये देखा कि 1986 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो वो पूरी तरह बेस है हमारे 1985 के उपभोक्ता इंटरनेशनल के दिशा निर्देशों पर। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 है वो आज 100 ऑफ कंट्रीज में काम कर रहा है और लगभग 200 से ज्यादा जो संस्थाएं हैं वो उससे रिलेट कर रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। इन सभी को देखते हुए हम ये तो कह सकते हैं कि भाई उपभोक्ता के संरक्षण के लिए, उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों, अब तक हमने ये बात तो कर ली कि उपभोक्ता का संरक्षण किया जा रहा है, उसको नियम कायदे कानून ऐसे बनाए गए हैं उनके लिए जिसके द्वारा उनका शोषण ना हो, ठीक है। पर ये अधिकार हैं कौन से, ये भी तो हमें जानना होगा ना। तो देखिए, आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग 3, जिसमें हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कुछ हम यहाँ वस्तुओं के उपभोग को लेकर के जानकारी करेंगे, बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर अधिकार हैं, मेजर राइट्स हैं जो एक उपभोक्ता के रूप में हमें प्राप्त हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उपभोक्ता अधिकारों को। बच्चों, अगर हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो उपभोक्ता होता कौन है? उत्पादकों द्वारा बनाए गए उत्पादों का उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? भाई ये कौन है? ये हमारा उपभोक्ता है। इस उपभोक्ता को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि जो सबसे मेजर अधिकार है वो है सुरक्षा सबका अधिकार, यानी कि सुरक्षा तो चाहिए। अब वो कौन सी सुरक्षा है? शोषण के विरुद्ध बचने की सुरक्षा हो, उपयोग में लिए गए उत्पादक से किसी प्रकार की हानि ना हो, इस प्रकार की सुरक्षा हो, या शोषण हो जाने पर उसको उसके अनुसार हम ये कहें कि जिसने शोषण किया उसको दंड का विधान हो, ऐसी सुरक्षा प्रदान हो। यानी इन शॉर्ट सिक्योरिटी होनी ही होनी चाहिए। गारंटी वारंटी को लेकर के सिक्योरिटी हो और मूल्य को लेकर के सिक्योरिटी हो, गुणवत्ता को लेकर के सुरक्षा हो, यानी हर प्रकार से हम ये कहेंगे कि एक उपभोक्ता के रूप में जो मेजर अधिकार है वो है हमारा सुरक्षा। अब बच्चों, यहां हम अगर बात करें सुरक्षा की तो कैसे हम इसको समझे कि भाई कैसे हम कह सकते हैं कि सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, और इसको समझने के लिए हम चलते हैं रेजी के पास में और जानने की कोशिश करते हैं कि रेजी का कष्ट क्या है। देखो बच्चों, रेजी मैथ्यू की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल्स निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। भाई ये आप देख पा रहे हैं, रेजी है जो कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का है और इसको केरल के एक निजी चिकित्सालय में जाना पड़ा था और टॉन्सिल्स की इसको समस्या थी, उसको निकलवाने के लिए भर्ती हो गया। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा लेकर टॉन्सिल्स निकालने के लिए ऑपरेशन कर दिया। बच्चों, बेहोशी की दवा का उपयोग अनुचित मात्रा में कर दिया गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं अनुचित बेहोशी के कारण रेजी का जो दिमाग है उसमें असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। अब आप देख रहे हैं, जहां पहली लाइन हमें ये कह रही थी कैसा लड़का है भाई, ये एक स्वस्थ लड़का है। अब जहां सेंटेंस हमारे खत्म हुए तो हमने देखा इसकी स्थिति अब एक अपंग बालक की हो चुकी है। तो अब ये समझ पा रहे ना कहीं इस बच्चे के साथ में गलत हुआ ना, बिल्कुल गलत। कहीं ना कहीं इसका शारीरिक शोषण हो चुका है और इस शारीरिक शोषण के कारण इसका जो मानसिक संतुलन है, यानी हम कहें जो मानसिक रूप से ये मजबूत था, स्ट्रांग था, वहां भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो जाने पर अब रेजी मैथ्यू के पास में क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अब इसके बाद में क्या स्थिति होती है। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा कर दिया। तो आप ये समझ पा रहे हैं बच्चों, इस लाइन के द्वारा हम ये समझ पाएंगे कि जो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति है वहां सबसे पहले कंप्लेंट डाली गई है, यानी शिकायत को हम ये कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता के साथ में शोषण हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ भी विक्रेता उसके साथ में हम ये कहें कि किसी प्रकार का छल करता है तो उसकी शिकायत को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जैसे यहां हम देख पा रहे हैं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में मुआवजे की मांग को रख दिया गया है।
राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है, यानी एविडेंस के शॉर्टेज के रूप में उन्होंने यह कह दिया कि भाई आपका दावा निरस्त किया जाता है। क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, इसके बाद में देखिए रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील कर दी। तो आप ये समझ पा रहे हैं, स्टेट लेवल से अब हम नेशनल लेवल की ओर जा रहे हैं। राज्य से ये राष्ट्रीय जो निवारण समिति है वहां पर मैटर पहुंच चुका है। तो हम ये देख पा रहे हैं ना कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। अगर एक स्टेप पर आपका मामला दावा खारिज कर दिया जाता है तो आप एलिजिबल होते हैं अगले स्टेप पे आवेदन करने के लिए। तो यहां पे जब उन्होंने पुनः अपील की तो मामले की जांच करने के बाद में राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश कर दिया। देखिए आप हम यहां समझ पा रहे हैं, जो राज्य का जो फैसला था, यानी कि जो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति का जो फैसला था भाई आपके दावे को खारिज किया जाता है, उसे बदल दिया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहां हम ये समझ पाएंगे कि 5 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉर द कंडोलेशंस है, यानी जिसे हम कहते हैं ना सांत्वना के रूप में मिला है। हालांकि जो रेजी मैथ्यू है वो एक तरीके से अब अपंग हो चुका है, परंतु यहां पे हम ये देख पा रहे हैं पूर्ण रूप से शोषण होने की बजाय कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता ये महसूस कर रहा है कि कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसी समिति है जो मेरे साथ स्टेबल है, कुछ तो ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जिनके द्वारा मेरे प्रति हुए गए शोषण का मैं बदला ले सकता हूं, या ये कहा जाए कि मेरे द्वारा जो भुगता गया है वो कोई और अन्य ना भुगते। ऐसी प्रक्रिया तो यहां स्टेबल करती है। तो यहां पे हमने ये देख लिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये जो दावे हैं वो किए जाते हैं और कैसे इनका निवारण होता है। बच्चों इसके बाद में देखिए, अगर हम इनका पूरा एनालिटिक करें, पूरा डेटास का जो हमने समरी अब तक पढ़ी है उसकी अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो ये डायग्राम बिल्कुल पर्याप्त है। देखिए कैसे एक उपभोक्ता क्या करता है, एक उपभोक्ता करता है वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग। वस्तु चाहे प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की हम बात कर लें, सेवाएं चाहे हम हमारे तृतीयक सेक्टर की बात करें, तो इन दोनों का उपभोग कौन करता है? एक उपभोक्ता करता है। और इस उपभोक्ता को इस पूरे चक्र में क्या गारंटी दी गई है? सुरक्षित रहने की गारंटी है। भाई आपको सुरक्षित रहने का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से आपका शोषण नहीं किया जाएगा। आप एक उपभोक्ता हैं तो आपको सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त है। ये जिम्मेदारी तो यानी ये पॉइंट्स तो निर्धारित होता है हमारे उपभोक्ता के लिए जो वस्तुओं का उपभोग करता है। उत्पादक की यहाँ क्या जिम्मेदारी है? अगर हम उत्पादक की बात करें, यानी जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं वस्तुओं को, उनके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं कि सुरक्षा नियमों व नियमों का पालन करना। भाई सुरक्षा नियम चाहे हम ये कहें कि उपभोग में ली जा रही वस्तु जो आपने उत्पादित की है वो सुरक्षा के सारे मानकों पर खरी उतरे। नियमों की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो एमआरपी टैक्स हो, चाहे वो एगमार्क हो, चाहे हम बात करें हमारे मतलब जो एक्सपायरी डेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स हैं, बैच नंबर्स हैं, वेट्स हैं, इन सबको मेंशन करने का जो टिक मार्क है, जो नियम है, उसका भी आपको पालन करना होगा। साथ ही साथ देखिए एक उत्पादक की यह भी जिम्मेदारी होती है कि मूल्य के अनुरूप वो सेवा या वस्तु प्रदान करे। इसका मतलब यह है कि जितना आप मूल्य ले रहे हैं उस गुणवत्ता की, उस मात्रा में आपको वस्तु देनी पड़ेगी, उस मात्रा में आपको सेवाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। तो बच्चों ये डायग्राम सीधा सीधा ये कहता है कि एक उपभोक्ता के रूप में क्या अधिकार प्राप्त हुए और एक उत्पादक के लिए क्या क्या नियम और कायदे बनाए गए हैं। इन शॉर्ट हम समरी में ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता को वस्तु और सेवाओं को उपभोग करते समय सुरक्षित रहने का पूर्ण अधिकार है और उत्पादक की ये जो नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा नियमों और नियमों का पालन करे, साथ ही साथ मूल्य के अनुरूप वस्तु और सेवाएं वो प्रदान करे। तो इसके बाद में अगर हम रेजी की बात पे पुनः चलते हैं बच्चों, तो वहां हम ये देखते हैं कि जो रेजी की व्यथा है वो यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये एक सेवा दोष है। क्या है भाई? सेवा दोष। यानी हमारा जो थर्ड सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, उसका यहां पे जो कार्य था उसको उसने पूरी तरह से निर्वाहित नहीं किया, जिसका परिणाम एक उपभोक्ता के रूप में रेजी को भुगतना
पड़ रहा है। ठीक है, और फिर हम देख पा रहे हैं कैसे राज्य जो उपभोक्ता विवाद निवारण समिति है उसके द्वारा मामला खारिज किया जाता है, फिर यही मामला हमारे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में जाता है और पुनः एक्सेप्टेबल हो जाता है। बच्चों यहाँ पे और कई सारी बातें हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हम देख पाते हैं एक उपभोक्ता के रूप में। कैसे? जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत से वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। देखो, बाजारीकरण जो शब्द यहाँ यूज किया गया है इस डायग्राम, इस पूरे मेथड में या पूरे चैप्टर में, तो उसका एक ही मतलब निकलता है, वो है कि बाजारों में जो उत्पादक हैं वो अपनी वस्तुओं को बढ़ चढ़कर प्रेजेंट करते हैं। कई सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, आपने वो वाला एग्जांपल देखा ना कि कैसे एक कंपनी दूध के पाउडर बनाती है और ये कहती है कि हमारा पाउडर माता के दूध से बेस्ट है। तो ये चीजें हम ये देख पा रहे हैं कि उत्पादक क्या करते हैं, जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें बने रहने के लिए बढ़ चढ़ के अपनी वस्तु की गुणवत्ता का बखान करते हैं। हाँ, कुछ वस्तुएं होती हैं जो वास्तव में प्रॉफिटेबल होती हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं, पर बाजारीकरण जब शब्द जहां आ जाता है वहां एक ही आंसर निकल के आता है, वो होता है लाभ। और लाभ जहां आ गया तो वहां आप ये मान के चलिए उत्पादक मेनली अपने लाभ को ही फोकस करेगा, उसे वस्तु की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है, उसे उपभोक्ता के शारीरिक, मानसिक या फिर हम कहें आर्थिक शोषण से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल एक चीज से मतलब होता है, वो होता है लाभ। भाई मुझे लाभ कैसे मिले? श्रमिकों का पेमेंट काटना है, काट लो, वस्तु की गुणवत्ता कम करनी है, कर दो, पर मुझे तो चाहिए एक प्रॉफिट, एक खरा लाभ चाहिए। तो जब बाजारीकरण की हम बात करें या सेवाओं की प्राप्ति की हम बात करें तो वहां पे उपभोक्ता को एक नियमबद्ध, यानी हम ये कहें कि एक लिखित आदेश है, एक लिखित कानून है कि उसे सुरक्षित रहने का अधिकार है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जैसा हमने रेजी के एग्जाम्पल में देखा। भाई एक सेवा थी जो अस्पताल के द्वारा दी जानी थी, जब उनका अच्छी तरीके से सुरक्षित ढंग से उसका पालन नहीं किया गया, उसको डेडिकेट नहीं किया गया, तो हम देखते हैं उसका रिजल्ट निकल के आया, वो एक बच्चे के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो गया। बच्चों इसके साथ साथ हम कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहां हम ये पता करेंगे कि कैसे जो उत्पादक हैं उनके द्वारा बनाई गई वस्तु किसी उपभोक्ता के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए, उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। कैसे? उदाहरण के लिए अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अगर इस सेफ्टी वॉल्व की हम बात करें बच्चों, तो ये आपको पता होगा कि इस सेफ्टी वॉल्व से जो मतलब अंदर का प्रेशर है प्रेशर कुकर का, वो एडजस्ट होता है। ठीक है, अगर ये प्रेशर एडजस्ट नहीं होगा तो ये जो प्रेशर कुकर हमें दिख रहा है, ये प्रेशर कुकर ना होकर के एक बम बन जाएगा। इतना प्रेशर इसके अंदर रिलीज होगा कि ये फट जाएगा और इसके फटने पर आसपास में काफी जान और माल का नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से कहा गया कि प्रेशर कुकर जैसे कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, कई सारे ऐसी चीजें हैं। गीजर का एग्जांपल आप ले लीजिए, गीजर का एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर उसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित हो जाता है तो वो व्यक्ति की जान भी ले सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कई सारी वस्तुएं ऐसी हैं, कई सारी सेवाएं ऐसी हैं जो किसी के जीवन को जोखिम में भी डाल सकती हैं। अतः उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन वो उचित प्रकार से करें। बच्चों सेफ्टी वॉल्व के जो निर्माता है उनको उसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, कई सारे टेस्ट से गुजार देना चाहिए, उनको ये श्योरिटी रखनी चाहिए कि हम जो सेफ्टी वॉल्व बना रहे हैं वो कैसा होगा, उच्च गुणवत्ता वाला होगा। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाही को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या फिर नहीं किया गया है। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन इज द मस्ट। हमने देखा, चाहे वो हमारा संगठित असंगठित क्षेत्र की बात करें, चाहे हम मुद्रा और शाख वाले चैप्टर में जाकर के चैप्टर नंबर 2 में लेन देन या ऋण की प्रोसीजर की बात करें, या फिर हम चैप्टर नंबर 5 में आकर के उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली गुणवत्ता की बात करें, जहां भी ऑब्जर्वेशन कम पड़ता है या कहें लूज होता है, वहीं पर
पर ही हम कहते हैं दोषारोपण होना स्टार्ट हो जाता है। बैंकों पर अगर आरबीआई का रिजर्व ऑब्जर्वेशन डाउन होता है, कम रहता है, तो बैंक लिक्विड फ्लो कर देते हैं। 15% से कम का जो वेटेज उन्हें होल्डिंग करना है वो नहीं करते हैं, उससे भी कम अमाउंट वो अपने पास में लिक्विड रखते हैं और बाजार में हम कहते हैं कि मौद्रीकरण को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है उत्पादकों के पास में। अगर उत्पादकों का ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता है तो बाजार में हमें निम्न गुणवत्ता वाले, या हम कहें कॉपी प्रोडक्ट्स, या हम कहें जो मतलब दोषपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इसी कारण हम देखते हैं कि आज भी उपभोक्ता का क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। उसके जो अधिकार हैं उन्हें वो सारे अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम बात करें तो कुछ प्रश्नों के थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे सुरक्षा नियमों का, यानी उत्पादकों द्वारा कौन कौन से ऐसे सुरक्षा नियम हैं जो निम्नलिखित फील्ड में लागू किए जाने चाहिए। तो देखिए यहां पे हम विचार कर रहे हैं पहले प्रश्न पे, जो है निम्नलिखित उत्पादों या सेवाओं, जो कि आप सूची में देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इनमें और भी ऐड कर सकते हैं, पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे एलपीजी सिलेंडर की हम बात करें, सिनेमा थिएटर्स की हम बात करें, सर्कस हो, दवाइयां हो, खाद्य तेल हो, विवाह पांडाल हो, या फिर एक बहुमंजिला इमारत हो, इन सब के जो बनाते समय, इन सब का उत्पादन करते समय क्या क्या सुरक्षा नियम बनाए गए हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को। देखिए बच्चों, सिलेंडर भरते समय आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और उचित देखभाल की जानी चाहिए। उत्पादकों को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कंपनी की मोहर के साथ कंप्यूटर का वजन साइकिल पर होना चाहिए। देखो बच्चों, ये सब चीजें हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि जैसे एक सिलेंडर डिलीवरी करने वाला हमारे पास में आता है, साइकिल से वो आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सिलेंडर लिया, डायरी में एंट्री कराई, उसको पेमेंट दिया, फ्री हुए। यहां तक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक उपभोक्ता के रूप में हमें क्या क्या चीजें यहां देखनी होंगी। देखो सबसे पहले हमें देखना होगा उसका वजन, कि जो सिलेंडर का गैस सहित वजन है वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक खाली सिलेंडर का वजन भी हम देख पाते हैं, सिलेंडर पर मेंशन होता है, ठीक है, 15.9 kg अप्रोक्स, ठीक है, आप मान सकते हैं, ठीक। वही हम बात करेंगे उसके अंदर जो फीलिंग होती है गैस, उसका वेट हम ले लेते हैं 14 kg। तो टोटल ओवरऑल वेट इसका होना चाहिए 29.9 kg, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन हम देखेंगे सिलेंडर पे, आप देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हर घर में अवेलेबल है। तो वहां हम देख पाते हैं ये वेट भी मेंशन होगा, गैस का वेट भी मेंशन होगा, ओवरऑल वेट भी मेंशन होगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे किस कंपनी से वो बिलोंग करता है, उसका मार्क भी वहां हमें देखने को मिलेगा। अब सर हमने ले तो लिया, पर ये वेट का पता कैसे करें। तो जो हमें डिलीवरी बॉय आने वाला है, जो सिलेंडर पहुंचाने आने वाला है, उसकी साइकिल पर कंप्यूटर का जो वजन स्केल होता है वो जरूर होता है। हमें उसको बोलना चाहिए कि भाई आप इसका वेट करके देखे जाओ, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा अधिकार है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एलपीजी जो सिलेंडर है उसको, उसके रिगार्डिंग क्या क्या सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। ऐसा होना चाहिए कि भाई जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सके, इसके वॉल लीक नहीं होना चाहिए, ऊपर वॉल होता है सेफ्टी वॉल, वो लीक नहीं होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाए तो हमारे जीवन को खतरा हो सकता है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है सिनेमा थिएटर। भाई सिनेमा थिएटर में क्या क्या उत्पादक द्वारा निर्धारित की जाने वाली सुरक्षा नियम है। तो देखिए, समय समय पर लाइसेंस की जांच की जानी चाहिए, पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, थिएटर में सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ उचित मूल्य पर कैंटीन की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। अरे भाई गए होंगे आप थिएटर्स में, जब जाते हैं तो पॉपकॉर्न जो बाहर 10 रुपए का मिलता है, अंदर 50 रुपए का मिलता है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारा शोषण ही तो है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उचित मूल्य पर कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये बात की हमने यहाँ पे सिनेमा थिएटर की। चलिए अगला पॉइंट देख रहे हैं। अगला है सर्कस। सर्कस गए होंगे ना आप। सर्कस में कई सारे खेल तमाशे हमें देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के जानवरों के द्वारा वहां पे कुछ आर्ट किए जाते हैं, मनोरंजक खेल किए जाते हैं। उनको देख करके हम काफी हंसते हैं, काफी मनोरंजन करते हैं। तो हम अगर सर्कस की बात करें तो सर्कस के लिए उपयुक्त और पर्याप्त जगह तय की जानी चाहिए, यानी एक अच्छा खुला वातावरण, खुला एरिया मिलना चाहिए इसको लगाने के लिए। दर्शकों के लिए पार्किंग की जगह भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। प्रवेश से पहले उचित जांच होनी चाहिए, यानी कि ये चीज वेरीफाई कर लेनी चाहिए कि असामाजिक तत्व
कुछ असामाजिक तत्व जो अंदर है, हथियार वगैरह या कुछ ऐसी चीजें जिनसे कि अराजकता फैले, वो तो नहीं लेके जा रहे हैं। इन सब चीजों की जांच कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो जंगली जानवर इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली जानवरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भोजन की संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही साथ अग्नि सुरक्षा जो उपकरण है वो भी वहां उपलब्ध होने चाहिए। और इसमें और भी चीज मेंशन कर सकते हैं, इमरजेंसी गेट वगैरह होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, ये सब वहां पर होने आवश्यक है। इसके अलावा हम देखें कि अगर दवाओं की हम बात करते हैं बच्चों, तो दवाओं के निर्माण के दौरान उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं जो हमारे जीवन रक्षक हैं कहीं हमारी जीवन को हरण करने वाली ना बन जाए। देखो, किसी भी प्रतिबंधित दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवाओं के पैकेट पर कीमत यानी उनकी रेट, दवाओं का संयोजन, भाई इसमें कौन कौन से साल्ट हमने एग्जिस्ट किए हैं, उत्पादन की तारीख होनी चाहिए, समाप्ति की तारीख मेंशन होनी चाहिए, कंपनी का नाम और पूरा एड्रेस छपा होना चाहिए। और इन इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो हेल्पलाइन नंबर भी वहां मेंशन किए जाने चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो दवा उत्पादक को एक दवा के पैकेट पर लिखनी ही होंगी। ये नियम कायदे कानून दवाओं को लेकर बनाए गए हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें खाद्य तेल की, तो खाद्य तेल को बनाते समय तो सबसे बड़ी बात है शुद्ध सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, उचित पैकिंग करनी चाहिए, पैक पर उत्पादन तिथि कब बनाया गया, समाप्ति तिथि, आप कब तक इसको यूज कर सकते हैं, मूल्य, वजन आदि लिखा होना चाहिए, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उत्पादकों को उपयुक्त ट्रेडमार्क का उपयोग भी करना चाहिए कि भाई एगमार्क का उपयोग करना है कि कैसा तेल है, पामोलिन ऑयल है या खाद्य ऑयल है, ये सब चीजें वहां मेंशन होनी चाहिए। ये बातें थी हमारे खाद्य तेल के प्रोडक्शन को लेकर के। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं विवाह पांडाल की, तो विवाह पांडाल तो हम हर जगह देखते हैं। सबसे बड़ी चीज भाई इतना लंबे विवाह पांडाल है तो जल का प्रबंध होना चाहिए, प्रकाश की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, अग्निशमन यंत्रों का व्यवस्था भी होनी चाहिए। और दर्शनार्थियों का जो भी आ रहे हैं पांडाल्स में, चाहे वो विवाह का पांडाल हो चाहे किसी भी तरह का मंडप लगाया गया हो, उनमें जो आने वाले दर्शनार्थी हैं उनके जो वाहन है उनके पार्किंग के लिए स्पेस अवश्य होना चाहिए। तो ये सब बातें वहां पे ध्यान में रखी जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम पॉइंट जो है हमारा बहुमंजिला इमारतों का। तो जो बहुमंजिला इमारतों की अगर हम बात करते हैं तो इनके निर्माण को लेकर के सबसे बड़ी चीज होती है मजबूती की। ढांचा खड़ा करते समय ही उचित जो रॉ मटेरियल है वो उपयोग में लिया जाना चाहिए। नक्शे के अनुसार जो स्वीकृत मानचित्र है उसके अनुसार इनका निर्माण किया जाना चाहिए। बिजली, पानी, अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा सभी सुविधाएं होनी चाहिए। और अगर ऊंची ज्यादा इमारत है तो उसमें पार्किंग की भी और हम कहें लिफ्ट की सुविधा भी होना आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, इसके थ्रू हम ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे नियम कायदे कानून तो बनाए गए हैं जो उपभोक्ता को उसका सुरक्षित रहने का अधिकार प्रदान करते हैं, परंतु जो ऑब्जर्वेशन का कार्य है वो इतना लचीला है या हम कहें वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे जिनको ऑब्जर्वेशन का काम दिया गया है, जिसके कारण उपभोक्ता कहीं ना कहीं हर दिन शोषण का शिकार होता रहता है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जैसे रीजी का हमने एग्जाम्पल लिया तो हमने ये देखा कि कैसे न्याय व्यवस्था कार्य करती है, एक स्तर से अन्य स्तर पर हम कैसे आवेदन कर सकते हैं। इन सबको आज के हमारे भाग में हमने समझने की कोशिश कर ली है। बच्चों उम्मीद करता हूं जो उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर के यानी सुरक्षित रहने का जो अधिकार है उसको लेकर के आज की चर्चा हमने की, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।